Hello, guys, and welcome back to Excel Trade Academy. So, as part of the Wilson Walker summary series, हम कर रहे हैं अपना फर्स्ट चैप्टर एंड आज हमारा फोर्थ लेक्चर है जिसमें हम बफर एक्शंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. ओके, सो बफर सॉल्यूशन. A buffer solution is one that resists a change in pH on the addition of either acid or base. और ये बहुत जरूरी है because when we deal with biomolecules like proteins or nucleic acids, it is really very important that there should be resistance towards the change in the pH. Otherwise, what will happen? The chances are that the protein might lose its stability and function. ठीक है, तो इसलिए प्रोटीन के स्टेबिलिटी के लिए, उसके फंक्शन के लिए हमें pH सेम होना चाहिए और जिसके लिए हमारे पास प्रॉपर बफर सॉल्यूशन होना चाहिए. So they are of enormous importance practical biochemical work as so many biochemical molecules have weak electrolytes, for example, आपका protein, so that their ionic status varies with pH. So there is a need to stabilize this ionic status during the course of practical experiment. Now in practice, a buffer solution consists of an aqueous mixture of a weak acid and its conjugate base. ये हमने हमारे last lecture में देखा है, ठीक है? So guys, जिसने नहीं देखा है, please go back to the previous lecture and read and listen about the weak acid and its conjugate base. Okay. The conjugate base component would neutralize any hydrogen ions generated during an experiment, while the unionized acid would neutralize any base generated. Okay. Okay. So the Henderson-Hasselbalch equation is of central importance in the preparation of buffer solution. हम directly इस equation में आ रहे हैं. मैंने यहाँ पे history क्या है, क्यों ये equation discover हुआ, वो सब नहीं डाला है because it is not required. ओके, तो हमें ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि इस इक्वेशन से हम कैसे कोई भी बायोकेमिस्ट्री क्वेश्चन दिया है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर कोई बफर बनाना है तो हम कैसे यूज कर सकते हैं इस इक्वेशन को, हम वो पढ़ेंगे. एंड गाइस, ऑलरेडी इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं. आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा, न्यूमेरिकल बेस्ड में मोल बायो एंड बायोकेमिस्ट्री सीरीज देखना होगा, उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं. ठीक है, ओके. सो Henderson-Hasselbalch equation, it can be expressed in a variety of forms. For a buffer based on a weak acid, it is given as pH equal to pKa plus log of conjugate base by weak acid. अगर कोई इक्वेशन है आपकी ऐसे, ठीक है, H plus and A minus, तो ये हो गया आपका वीक एसिड, ये हो गया आपका कॉन्जुगेट बेस. ठीक है, तो अगर मुझे ये लिखना होगा तो pK वैल्यू दी होगी प्लस लॉग ऑफ A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई HA, जो आपका यहाँ पे वीक एसिड है. सिमिलरली आयोनाइज फॉर्म, ये हो गया आपका आयोनाइज फॉर्म डिवाइडेड बाय अनआयोनाइज फॉर्म, ये हो गया आपका अनआयोनाइज फॉर्म. ठीक है, आई होप अभी याद रहेगा. सिमिलरली बेस्ड ऑन द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ ए वीक बेस, तो आपका pK प्लस लॉग वीक बेस बाय कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका अनआयोनाइज फॉर्म बाय आयोनाइज फॉर्म. तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन यू आर सपोज टू यूज. तो हमने सबसे पहले वीक एसिड का पढ़ा है और हमने वीक बेस का पढ़ा है. सॉरी गाइस, थोड़ा सा गला बैठा हुआ है. ओके, so this is the table which lists some of the weak acids and bases commonly used in the preparation of buffer solution. आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको रेडिली अवेलेबल रहता है एंड जब भी आपको यूज करना होगा तो आप इसकी इंफॉर्मेशन कहीं से भी ले सकते हैं. अगर इस पे बेस क्वेश्चन आएगा तो आपको ये वैल्यू दिख जाएगी, तो डोंट वरी, आपको याद करने की जरूरत नहीं, बट जस्ट गो थ्रू वंस, आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा. ठीक है. Now, if you see phosphate heaps and pipes are commonly used because of their optimum pH being close to 7.4. और हमारे लिए 7.4 क्यों important है? Because this is nothing but your physiological pH. और इसलिए हम लोग ऐसा बफर यूज करते हैं जो जिसका रेंज आपका 7.4 के आसपास है. ठीक है, सो मैक्सिमम प्रोटीन जो रहते हैं आपके, वो स्टेबल किस में रहेंगे? आपके फिजियोलॉजिकल पीएच में. सो फिर भी उनका जो बफरिंग एक्शन रहता है 6.8 to 7.5 तक का रहता है. इस बीच में दे कैन रेसिस्ट, बट इट डिपेंड्स अगेन ऑन द टाइप ऑफ बफर यू यूज. ओके, नाउ बफर कैपेसिटी. अभी जो हमने पढ़ा था वो था बफर एक्शन, ठीक है, जिसके लिए हमने Henderson-Hasselbalch इक्वेशन यूज किया. नाउ इट कैन बी सीन फ्रॉम दिस इक्वेशन दैट व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द वीक एसिड एंड द बेस इज इक्वल, अगर इक्वल कॉन्सेंट्रेशन अगर दोनों का बराबर है ऑफ द वीक एसिड एंड द बेस इज इक्वल, द रेशियो इज 1 एंड द लॉगरिथम इज 0 सो दैट द pH बिकम pKa.
आपको सी बात है ना, अगर आपका फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ आयोनाइज बाई एच ए ले लेते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, अगर इन दोनों की वैल्यू सेम रहेगी तो क्या हो जाएगा, दिस क्वांटिटी विल बिकम log 1। log 1 क्या है आपका 0, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो वहां पे आपका pH इक्वल्स टू pK हो जाएगा, ठीक है। Now, the ability of a buffer solution to resist a change in pH on the addition of strong acid or alkali is expressed by its buffer capacity. So this is your buffer capacity, ठीक है। बाई बीटा हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। This is defined as the amount of moles of acid or base required to change the pH by 1 unit. तो किससे दिया जाएगा, बीटा इज इक्वल टू dB by dpH और minus dA by dpH, where dB, dA are the amount of base and acid respectively, and dpH is the resulting change in the pH. In practice, beta is largest within the pH range where the pK is +1 -1, ठीक है। तो बीटा आपका क्या हो गया कि आपका पीएच में 1 यूनिट चेंज लाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ एसिड और अल्कली यूज करना पड़ेगा, सो दैट विल टेल अबाउट द बफरिंग कैपेसिटी, ओके। Okay, for example, let's talk about the buffer action and the pH of blood. So the normal pH of the blood is 7.4, okay, ये हमें पता है, right? And it is maintained at this value by buffer action, in particular by the action of bicarbonate and CO2 resulting from the gaseous CO2 dissolved in blood and the resulting ionization of carbonic acid. अब क्वेश्चन ये होता है CO2 आया कहाँ से, गाइस ऑफ कोर्स ये बात है, यू आर रेस्पायरिंग, योर टिश्यूज योर सेल्स आर रेस्पायरिंग, ठीक है। वो ग्लूकोज यूज करता है, उसके बाद व्हेन द रेस्पिरेशन इज हैपनिंग CO2 इज रिलीज, राइट। अब ये CO2 को हमें बाहर ले जाना है, एक्सेल आउट करना है, तो उसी के लिए ये बफरिंग रिएक्शन आपका बहुत जरूरी है। So already we have discussed that there are certain proteins like band3 which are also known as chloride exchanger, ठीक है, और एनियन एक्सचेंजर भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है इसके। तो ये क्या करते हैं, इनका काम होता है कि आप बाइकार्बोनेट के साथ Cl- को एंटीपोड करो, ठीक है, और जहां जरूरत होती है वहां पे आप बाइकार्बोनेट ले जाओ, एंड फाइनली इन द लास्ट दिस बाइकार्बोनेट बिकम्स योर CO2 और फिर इसको हम रिलीज आउट कर देते हैं। गाइस ये पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको हमारे कूपर समरी सीरीज में जाना पड़ेगा, एंड इन दैट वेरी वेल आई हैव मेंशन अबाउट इट, ठीक है, तो आप वहां पे भी सुन सकते हैं। Okay, so let's come back to this. So how this chemical reaction is taking place? So of course CO2 is there, it gets dissolved in water and becomes carbonic acid. Now this carbonic acid dissociates to form H plus and the bicarbonate. Now it is possible to calculate an overall equilibrium constant for these two consecutive reactions and to incorporate the concentration of water into the value. So इसको हमने कैसे किया है? So जब हम इसको calculate करते हैं equilibrium constants को, H plus बाइकार्बोनेट डिवाइडेड बाय CO2 हमने लिया है, तो क्या मिलेगा हमें 7.95 इंटू 10⁻⁷। जब हम इसका पीके वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा, अराउंड 6.1, ठीक है। अब हम पीएच निकालते हैं, हमारे पास पीके वैल्यू है, हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCO3 माइनस भी है और CO2 भी है। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें कितना आएगा, लेट्स चेक दैट। सो व्हेन द पीएच ऑफ द ब्लड फॉल्स ड्यू टू द मेटाबॉलिक प्रोडक्शन ऑफ H+, यहाँ पे मेटाबॉलिक प्रोडक्शन ऑफ H+ क्या हो रहा है, दैट इज रिलीज द ग्लाइकोलाइसिस हैपेंस, राइट। आपको जो फूड प्रोडक्ट है डाइजेस्ट हो रहा है, दैट इज द मेटाबॉलिक प्रोडक्शन ऑफ H+। So these equilibria will shift in favor of the increased production of H2CO3, which in turn ionizes to give increased CO2 that is then expired. Expired मतलब सेल से एक्सपायर हो रहा है, वो रिलीज हो रहा है। When the pH of blood rises, more HCO3 minus यानी कि bicarbonate is produced and the breathing adjusted to retain more CO2 in the blood, thus maintaining blood pH, ठीक है। Some disease states may change this pH, causing either acidosis or alkalosis, and this may cause serious problem in the extreme cases, ठीक है। For example, obstructive lung disease may cause acidosis and hyperventilation will cause alkalosis. Guys, this is really very important. अगर आप थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर लें एंड अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लें तो थोड़ा अच्छा रहेगा। So the clinical biochemist routinely monitor patient's acid-base balance in blood
इन पर्टिकुलर द रेशियो ऑफ बायोकार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो रेफरेंस के लिए हम यूज करते हैं बायोकार्बोनेट अराउंड 18 into 26 मिलीमोल्स, एंड आपका CO2 जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 रहता है वो रहता है आपका 4.6 to 6.9 किलो पास्कल। ठीक है, ये कहलाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सो विच गिव्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इन द रेंज ऑफ 1.20 मिलीमोल्स। अब हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट है, CO2 है, pK value है, so now it easily you can calculate the pH. So when selecting a buffer for a particular experimental study, several factors should be taken into account. So yes, of course, this is very important, guys. आपको ये थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा, so it becomes really easy because when आप रिसर्च कर रहे होंगे, आपके पास प्रोटीन्स है या प्रोटीन सोल्यूशन है, न्यूक्लिक एसिड से कुछ भी हो, किस तरह का बफर आपको यूज करना चाहिए, दिस इज गोइंग टू हेल्प इन सेलेक्टिंग दैट. So select the one with a pK as near as possible to the required experimental pH and within the range of pK +1 -1, as outside this range there will be too little peak or acid or base present to maintain an effective buffer capacity. कैसे रहेगा ना, 1 यूनिट का pH रेंज आपका सैंपल होल्ड कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है, उसके बियॉन्ड क्या होगा कि बफर कैपेसिटी विल नॉट बी देयर. ठीक है, तो वो आपको जो बफरिंग एक्शन है वो नहीं काम करेगा. And so most of the time what will happen in the case of proteins, they will precipitate out. ठीक है, तो सबको पता चल जाएगा कि हाँ आपने pH थोड़ा सा गड़बड़ाया है. Now select an appropriate concentration of buffer to have adequate buffer capacity for the particular experiment. Most commonly used in the range of 0.05 to 0.5 molar, that is 50 millimolar to 500 millimolar. ये बहुत सही है क्योंकि हम जब भी यूज करते हैं हम इसी रेंज में यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल फॉर माई एक्सपेरिमेंटल स्टडीज ड्यूरिंग माई डेज ऑफ PhD, I have gone till 50 millimolar to 100 millimolar of the buffer. And since मेरा भी थोड़ा physiological pH के पास है, मैंने ट्रिस बेस यूज किया है and it really works fine. Phosphate buffer भी यूज किया है. So basically मैंने ट्रिस बेस यूज किया है and phosphate buffer यूज किया है. So whenever the pH is around 6.8 or 7 या 7.2, तो आपके लिए phosphate buffer या फिर ट्रिस बफर काफी है, sufficient है. Now ensure that the selected buffer does not form insoluble complexes with any anions or cations. So ये क्या होगा, ये actually आपका precipitate कर सकता है आपका sample. ठीक है, okay. Ensure that the proposed buffer has the other desirable properties such as being non-toxic, of course. It is able to penetrate the members and does not absorb in the visible ultraviolet region. ये भी बहुत important है, otherwise what will happen? अगर toxic है तो of course you might get the toxicity of the buffer because every time you're using the buffer there are chances that it might go inside of your body. So it's अच्छा है कि हम हमेशा non toxic use करें. ठीक है, now it has to penetrate the membranes because many times we use dialysis. आपको प्रोटीन सैंपल आपको डायलिसिस करना पड़ता है, तो आपको वो मेम्ब्रेन आपका पेनिट्रेबल होना चाहिए. And does not absorb in the visible UV range because mainly हम लोग प्रोटीन के साथ काम करते हैं. ठीक है, या आप न्यूक्लिक एसिड भी ले लो. अगर इन दोनों सैंपल के अलावा अगर आपका बफर जो है वो भी एब्जॉर्ब कर रहा है यूवी एंड विजिबल लाइट, सो जो एब्जॉर्प्शन जो आपको प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड देना चाहिए वो नहीं आएगा प्रॉपर्ली. ठीक है, तो इसलिए जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं वी ऑलवेज टेक द सैंपल. कंट्रोल क्या रहता है आपका, ओनली बफर रहता है. ठीक है, हम पहले बफर का स्कैन ले लेंगे. सपोज बफर का स्कैन ऐसा आएगा एंड देन उसके बाद हम अपना सैंपल का लेते हैं. ठीक है, तो जब सैंपल का आएगा वो कुछ ऐसा आएगा. सो व्हाट वी डू इज, जब हम एनालिसिस करते हैं, जब भी आपको कोई भी स्टैट एनालिसिस करना होता है तो हम क्या करेंगे, जो भी सैंपल रहेगा आपको जो सैंपल इज इन द बफर, राइट, तो हम माइनस बफर का जो स्कैन रहेगा वो माइनस कर देंगे. अब जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम दोबारा प्लॉट करेंगे. ठीक है, नाउ यूजिंग दिस प्लॉट, ओके, ये जो वैल्यू आई है इससे हम आपका फाइनली एनालिसिस करते हैं. तो गाइज आपको आई होप समझ में आ गया हो कि कैसे हम अगर सपोज बफर भी विजिबल या यूवी रीजन में एब्जॉर्ब कर रहा है तो हम कैसे नेगेट कर सकते हैं. यूजुअली बफर नहीं करता है, ओके, बट अगर करता भी होगा तो इस वैल्यू को आप नेगेट कर सकते हैं बिकॉज एट द एंड ऑफ ईच एक्सपेरिमेंट वी जस्ट वांट दी डिफरेंसेस इन दी प्रोटीन और या न्यूक्लिक एसिड या जो भी आपका सैंपल है उसमें हमें चेंजेस चाहिए. ठीक है, हम नहीं चाहते कि बफर की वजह से ये प्रॉब्लम आए. ओके, सो दैट्स हाउ यू एक्चुअली नेगेट द इफेक्ट्स ऑफ द बफर. गाइस अगर आपको कोई और डाउट है कि हाँ हमें रिएजेंट कैसे प्रिपेयर करना चाहिए एक्सेट्रा, सो यू कैन जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. एंड आज के लिए इतना ही. सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस एंड आई होप दिस
Tools and Techniques series is gonna benefit all of you. So till then, guys, take care.